Assalamu alaikum students. Today I will talk about movements in this lecture. My name is Muhammad Arfan Ali. I am going to teach movements in the statistics. What is its definition? And in the end we give some examples. So I am visiting lecturer at the University of Education, Lahore campus. So let's start today's lecture. So movements mathematically is a specific quantity measure of the shape of a function, यानी कि जो भी फंक्शन होता है उसकी हम जो शेप होती है उसके बारे में हम बताता है मूवमेंट जो है. In statistics, movements provide information on the location, variability and shape of the distribution. यानी कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन या डाटा मौजूद हो तो मूवमेंट्स क्या बताएगा, उस शेप की लोकेशन के बारे में बताएगा कि वो सेंट्रली लोकेटेड है या सेंटर में नहीं है. वेरिएबिलिटी के बारे में भी बताता है. वेरिएबिलिटी कहते हैं कि उसकी जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़े हैं कि वेरिएबिलिटी क्या है, डाटा ज़्यादा डिस्पर्स है या डाटा कम डिस्पर्स है, तो ये इसको हम कहते हैं वेरिएबिलिटी. तो मूवमेंट्स जो है ये वेरिएबिलिटी के बारे में भी वह बताता है. और उसकी शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन यानी उस डाटा की शेप क्या है डिस्ट्रीब्यूशन में, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे. उसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है मैथमेटिकली, और इसको हम वर्ड्स में इस तरह बोलेंगे कि मूवमेंट डेजिग्नेट्स द पावर टू विच डेविएशंस आर रेज्ड बिफोर अरेंजिंग देम. यानी कि इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये होगी कि 1/n समेशन एक्स आई माइनस म्यू. यहाँ पे जो एक्स आई है ये इसको डाटा को डिनोट कर रहा है और म्यू जो है ये अर्थमेटिक मीन को डिनोट कर रहा है. और ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है इसको हम फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं μ1 से. In general, the arc movement about the mean is the arithmetic mean of the arc power of the observation of the observations from the mean. यानी जो लास्ट हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी मैथमेटिकल, अगर उस फॉर्मूले में एक्स आई माइनस म्यू की पावर हम स्मॉल आर लगा दें तो इसको हम कहते हैं आरक मूवमेंट अबाउट द मीन. अबाउट द मीन इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जो ब्रैकेट है उसके अंदर एक म्यू टर्म आ रही है जो कि अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है. और जनरल जो आरक मूवमेंट है इसको हम डिनोट करते हैं म्यू आर से फॉर पॉपुलेशन डाटा. और अगर आपके पास सैंपल डाटा हो तो इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एम से और यहाँ पे फिर म्यू की बजाय क्या लिखेंगे हम एक्स आर. सो दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड द सेंट्रल मूवमेंट्स और द मीन मूवमेंट्स. ठीक है, ये जो हमने जो ऊपर मूवमेंट्स पढ़ी हैं आरक मूवमेंट, इसको हम सेंट्रल मूवमेंट्स या मेन मूवमेंट्स भी कहते हैं एंड आर यूज्ड टू डिस्क्राइब सेट ऑफ डाटा. और यहाँ पे हमारे पास तीन मेन टाइप्स है मूवमेंट्स की. एक है मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, मूवमेंट्स अबाउट मीन एंड मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूवमेंट अबाउट ओरिजिन. ना मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन का मतलब यह है कि वहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला है जो एक्स आई माइनस म्यू था, म्यू के बजाय हम यहाँ पे क्या रिप्लेस कर रहे हैं, जीरो रिप्लेस कर रहे हैं. ठीक है, तो एक्स आई माइनस जीरो रेज टू पावर आर फॉर अनग्रुप डाटा होगा और एक्स आई माइनस जीरो रेज टू पावर आर साथ में जब हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा का अबाउट ओरिजिन जो है इसकी मूवमेंट होगी. मूवमेंट्स अबाउट मीन का मतलब है एक्स आई माइनस म्यू की पावर आर फॉर अनग्रुप डाटा, इसको हम सिंपली म्यू आर से डिनोट करेंगे. और एक्स आई माइनस म्यू से अगर हम एफ आई को मल्टीप्लाई कर दें तो ये ग्रुप डाटा का हो जाएगा. इसी तरह मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन का मतलब यह है कि ए जो है हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी अगर ओरिजिन है डाटा का तो एक्स आई माइनस ए की पावर आर फॉर अनग्रुप डाटा होगा और एक्स आई माइनस ए रेज टू पावर आर फॉर ग्रुप डाटा होगा और साथ में फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यहाँ पर हमारे पास तीन मेन टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए. अच्छा, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जो पहले दो मूवमेंट्स हैं वो बेसिकली इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती हैं वेरिएबिलिटी ऑफ द डाटा के बारे में. मिसाल के तौर पे जो हमारे पास फर्स्ट मूवमेंट था जिसकी पावर 1 थी उसका फार्मूला क्या था, μ1 1/n एक्स आई माइनस म्यू. ये वही डेफिनेशन है जो हमने मीन डेविएशन की पढ़ी थी. जो फर्स्ट मूवमेंट है ये मीन डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. और जो हमने वेरिएंस पढ़ा था, वेरिएंस का भी यही फार्मूला था 1/n समेशन एक्स आई माइनस म्यू की पावर 2. तो अगर आप वेरिएंस को पीछे स्लाइड में जाके देखें जो पीछे लेक्चर्स में हमने पढ़ी हुई हैं तो उसमें ये जो वेरिएंस का सेम फार्मूला है जो कि सेकंड मूवमेंट का हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो थर्ड एंड फोर्थ मूवमेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड आर नोन एज स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस. मिसाल के तौर पे ये जो μ3 है जिसमें हम लिखते हैं 1/n एक्स आई माइनस म्यू की पावर 3, ये स्क्यूनेस के बारे में बताता है. और जो फोर्थ मूवमेंट है ये हमें कर्टोसिस के बारे में बताएगा. ठीक है, ये स्क्यूनेस और कर्टोसिस क्या है ये हम आगे स्लाइड्स में पढ़ते हैं.
स्क्यूनेस के बारे में अगर हम बात करें तो स्क्यूनेस बेसिकली इज अ मेजर ऑफ द सिमेट्री ऑफ द शेप ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन या डाटा है उसकी शेप क्या है, उसकी सिमेट्री के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। मिसाल के तौर पे देखें, नीचे एक डाटा दिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन से डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सॉरी, ये जो कर्व है ये हमारे पास डाटा का कर्व है। इसमें अगर आप देखें ये परफेक्ट सिमेट्रिक है, यानी कि जो डाटा है वो सिमेट्रिकल शेप में है, यानी कि जो अगर दरमियान में एक वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो वर्टिकल लाइन के लेफ्ट पर भी उतना ही डाटा है जितना राइट पर है, तो ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके पास सिमेट्रिक होगी तो स्क्यूनेस जो है उसकी फिर जीरो होगी, यानी कि स्क्यूनेस जीरो का मतलब क्या होगा कि डाटा या जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका परफेक्ट सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तो ये जो इसकी हमारे पास स्क्यूनेस है वो जीरो नहीं आएगी। स्क्यूनेस का मतलब जो हमें पीछे स्लाइड में पढ़ा था वो है हमारे पास। ठीक है, यानी कि जो थर्ड मूवमेंट है वो स्क्यूनेस को शो करती है, यानी थर्ड मूवमेंट का अगर आपका आंसर जीरो आता है तो इसका मतलब है जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है वो हमारे पास सिमेट्रिक होगी। So if there is a long tail in the positive direction, तो skewness will be positive। जैसे कि अगर आप नीचे फिगर में देखें तो यहाँ पे राइट साइड पे जो है ये लॉन्ग टेल है, इसको हम कहते हैं राइटली स्क्यूड या पॉजिटिव स्क्यूनेस है। ठीक है, while if there is a long tail in the negative direction, जैसे कि लेफ्ट साइड पे ये डायरेक्शन जा रही है नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस है और इसको हम नीचे नीचे देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्क्यूनेस विल बी, इसमें इस केस में फिर स्क्यूनेस नेगेटिव आएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। In general, the arc movement about the mean is the arithmetic mean of the arc power of the observation of the observations from the mean। यानी जो लास्ट हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी मैथमेटिकल, अगर उस फॉर्मूले में एक्स आई माइनस म्यू की पावर हम स्मॉल आर लगा दें तो इसको हम कहते हैं आरक मूवमेंट अबाउट द मीन। अबाउट द मीन इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जो ब्रैकेट है उसके अंदर एक म्यू टर्म आ रही है जो कि अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जनरल जो आरक मूवमेंट है इसको हम डिनोट करते हैं म्यू आर से फॉर पॉपुलेशन डाटा, और अगर आपके पास सैंपल डाटा हो तो इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एम से, और यहाँ पे फिर म्यू की बजाय क्या लिखेंगे हम एक्स आर। सो दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड द सेंट्रल मूवमेंट्स और द मीन मूवमेंट्स। ठीक है, यानी जो हमने जो ऊपर मूवमेंट्स पढ़ी हैं आरक मूवमेंट, इसको हम सेंट्रल मूवमेंट्स या मेन मूवमेंट्स भी कहते हैं एंड आर यूज्ड टू डिस्क्राइब सेट ऑफ डाटा। और यहाँ पे हमारे पास तीन मेन टाइप्स हैं मूवमेंट्स की। एक है मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, मूवमेंट्स अबाउट मीन एंड मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। ना मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन का मतलब ये है कि वहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला है जो एक्स आई माइनस म्यू था, म्यू के बजाय हम यहाँ पे क्या रिप्लेस कर रहे हैं, जीरो रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स आई माइनस जीरो रेज टू पावर आर फॉर अनग्रुप डाटा होगा, और एक्स आई माइनस जीरो रेज टू पावर आर साथ में जब हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा का अबाउट ओरिजिन जो है इसकी मूवमेंट होगी। और मूवमेंट्स अबाउट मीन का मतलब है एक्स आई माइनस म्यू की पावर आर फॉर अनग्रुप डाटा, इसको हम सिंपली म्यू आर से डिनोट करेंगे, और एक्स आई माइनस म्यू से अगर हम एफ आई को मल्टीप्लाई कर दें तो ये ग्रुप डाटा का हो जाएगा। इसी तरह मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन का मतलब यह है कि ए जो है हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी अगर ओरिजिन है डाटा का, तो एक्स आई माइनस ए की पावर आर फॉर अनग्रुप डाटा होगा, और एक्स आई माइनस ए रेज टू पावर। यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मूवमेंट्स अबाउट मीन एंड मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी मूवमेंट्स की उसमें कुछ म्यू से डिनोट किया गया था और कुछ म्यू डैश से डिनोट किया गया था। जो म्यू था वो तो मूवमेंट्स अबाउट मीन था, और जो आर्बिट्रेरी पॉइंट के अबाउट जो मीन मूवमेंट्स हमने कैलकुलेट किए थे उसको हमने म्यू डैश से रिप्रेजेंट किया था। तो कुछ यहाँ पे रिजल्ट्स ये है कि म्यू वन वो तो हमेशा जीरो होगा इसका आंसर। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट मूवमेंट होता है किसी भी डाटा का वो हमेशा जीरो होता है। दैट्स वाई जब हम कैलकुलेट कर रहे थे मीन डेविएशन
उसमें हमने उसमें मॉड्यूलस लगाया था। मॉड्यूलस लगाने से क्या होता है कि वो जीरो नहीं होता, वरना अगर आप मॉड्यूलस नहीं लगाएंगे तो हमेशा जो फर्स्ट मूवमेंट होगा वो जीरो आएगा। यू कैन चेक इट फॉर एनी सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, आगे हम एग्जांपल में चेक भी कर सकते हैं। ओके, म्यू टू जो ये सेकंड मूवमेंट है उसका रिलेशन ये है कि वो बराबर होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। ये म्यू टू जो है ये मूवमेंट है, सेकंड मूवमेंट है अबाउट द मीन, और जो म्यू टू डैश है वो सेकंड मूवमेंट अबाउट द आर्बिट्रेरी मीन, एंड म्यू वन डैश इज द फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द आर्बिट्रेरी मीन और इसका होल स्क्वायर। इसी तरह जो म्यू थ्री है वो बराबर होगा म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस टू म्यू वन डैश का होल क्यूब, एंड म्यू फोर इज इक्वल टू म्यू फोर डैश माइनस फोर म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस सिक्स म्यू टू डैश म्यू वन डैश का होल स्क्वायर माइनस थ्री म्यू वन डैश का पावर थ्री। So this is the relation between the moments about the mean and moments about arbitrary point। और नीचे जो है जो रिजल्ट दिए हुए वो सेम रिजल्ट है जो हमने पॉपुलेशन डाटा के लिए डिस्कस किया था, जस्ट यहाँ पे सैंपल डाटा के लिए नोटेशन जो है वो म्यू के बजाय हम स्मॉल एम को यूज कर रहे हैं, तो सेम रिजल्ट हमारे पास नीचे भी लिखे हुए हैं, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। कैलकुलेट द फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स। ठीक है, ये वही एग्जांपल है जो हम इससे पिछले स्लाइड्स में भी हम करते रहे हैं, तो उसी डाटा को हम यूज करेंगे मूवमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो डाटा हमारे पास गिवन है 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48 एंड 36। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये जो डाटा सेट है इन सबको एक्स आई का नाम दे देते हैं, क्योंकि ये इनके डाटा हमारे पास गिवन है जो कि अनग्रुप डाटा है, तो इसको हम एक्स आई कह देते हैं और इसको हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस में लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट, फिर उससे हाईएस्ट, और सबसे हाईएस्ट जो नंबर है हमारे पास वो 48 होगा। उसके बाद क्योंकि हमने मोमेंट्स को कैलकुलेट करना है, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है मोमेंट्स अबाउट द मीन, उसको कैलकुलेट करने के लिए मीन का पता होना जरूरी है। तो इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मीन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, यानी जितने भी डाटा सेट हैं उसको हम ऐड करेंगे और उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये मीन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये फोर मोमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। तो मोमेंट्स को हम डिनोट करते हैं M1, M2, M3 और M4। तो ये फर्स्ट फोर मोमेंट्स जो हैं हम लोगों ने कैलकुलेट करना है इस एग्जांपल में। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सॉल्यूशन में मैंने पहले ही इसका मीन जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। आई रिकमेंड कि आप लोग रफ कॉपी लें, और रफ कॉपी में जो डाटा सेट गिवन है हमें एग्जांपल में जो पीछे स्लाइड में था उसके आप मीन को अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर 40 आएगा। तो हमारे पास क्योंकि फर्स्ट फोर मोमेंट्स को हमने कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट फोर मोमेंट्स में हमारे पास जो टर्म इन्वॉल्व होती है वो एक्स आई माइनस एक्स बार जो कि फर्स्ट मोमेंट के लिए होता है, उसके बाद एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो कि सेकंड मूवमेंट के लिए हमें चाहिए, और एक्स आई माइनस एक्स बार का होल क्यूब थर्ड मूवमेंट के लिए चाहिए, और एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 4 ये हमें फोर्थ मूवमेंट के लिए चाहिए। तो मैंने एक टेबल यहाँ पे बनाया है अपनी आसानी के लिए, जिसमें मैंने 5 कॉलम्स लिखे हैं। सबसे पहले कॉलम में हमने डाटा को लिखा है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे कि एक्स आई में हमारे पास है 32, 36, 36 अप टू 48, और जो लास्ट वाली जो रो है उसमें मैंने सम को लिखा हुआ है। तो इन सब को हम अगर जो है ऐड करें तो ये 360 बनता है, और मीन को कैलकुलेट करने के लिए 360 को अगर आप 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका मीन 40 आ जाएगा। सो उसके बाद जो सेकंड कॉलम है उसमें एक्स आई माइनस एक्स बार को कैलकुलेट किया गया है, और कैसे कैलकुलेट किया है, यानी कि जो मीन आपका 40 निकला है हर एक डाटा को आपने 40 में से माइनस करना है, यानी कि 32 माइनस 40 इज -8, फिर 36 माइनस 40 -4 एंड सो ऑन, ये इसी तरह चलता जाएगा, और 48 माइनस 40 इज 8, ये लास्ट हमारे पास वैल्यू आ जाती है। उसके बाद जो थर्ड कॉलम है जिसमें हमने उसका स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर हम जस्ट सिंपली क्या करेंगे, जो सेकंड कॉलम है उसी को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि -8 का स्क्वायर जो है वो 64 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 4 का स्क्वायर फिर 16 एंड सो ऑन, और लास्ट में जो 8 का स्क्वायर है वो 64 है। तो इस सब को अगर हम सम करेंगे तो ये 232 आता है। अच्छा, सेकंड कॉलम को अगर आप सम करेंगे तो वो 0 आएगा। ये रिजल्ट हमेशा ट्रू होता है कि जब भी आप किसी भी डाटा सेट का डेविएशन फाइंड आउट करते हैं उसके मीन से, तो हमेशा जो उसका आंसर आएगा वो 0 आएगा, जैसे कि सेकंड कॉलम से रिप्रेजेंट भी हो रहा है। उसके बाद जो फोर्थ कॉलम है उसमें हमने क्यूबिक वैल्यू ली है, यानी कि जो आपके पास सेकंड कॉलम की वैल्यूज हैं इनको हमने क्यूब से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है,
यानी इनको हमने पावर क्यूब लिया हुआ है। तो -8 की पावर 3 लेंगे तो -512 आएगा। इसी तरह -4 का जब हम क्यूब लेंगे तो -64 आएगा। इसी तरह सो ऑन, जब 8 का क्यूब लेंगे तो 512 आ जाएगा। और इसका जब हम सम करेंगे तो ये 186 आ जाता है। तो लास्ट कॉलम में इसी तरह से जैसे हमने स्क्वायर लिए हैं, क्यूब लिए, इसी तरह उसकी पावर 4 लेंगे। तो पावर 4 जैसे कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, -8 की पावर 4 होता है 4096 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा और आखिर में पहुंच के इसका जो सम है हमारे पास वो आ रहा है 10708। तो ये टेबल हमने अपनी आसानी के लिए कैलकुलेट कर लिया है और इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट्स हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम आए तो हमारे पास जो आरएफ मूवमेंट का फॉर्मूला है वो है mr इज इक्वल टू 1/n समेशन xi माइनस x बार की पावर r। तो फर्स्ट 4 मूवमेंट्स के लिए हमने r को बारी बारी 1 2 3 एंड 4 पुट करना है। तो जैसे कि हमने पीछे स्लाइड में देखा था कि xi माइनस x बार, उसका जो हमारे पास आंसर था वो क्योंकि टोटल 0 था तो फर्स्ट मूवमेंट 0 आएगा, क्योंकि फर्स्ट मूवमेंट का जो आपका फार्मूला है उसमें जो xi माइनस x बार इन्वॉल्व हो रहा होता है न्यूमरेटर में, तो वो क्योंकि 0 है तो ओवरऑल आंसर भी 0 आ जाएगा। इसी तरह m2 को कैलकुलेट करने के लिए जो थर्ड कॉलम है उसको हम यूज करेंगे, यानी कि xi माइनस x बार की पावर 2। तो उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं उसको डिवाइड करेंगे, जो फॉर्मूला है हमारे पास स्मॉल n से, तो ये आ जाता है 25.78। इसी तरह m3 के लिए xi माइनस x बार की पावर 3 को यूज करेंगे और उसको जो हम पीछे स्लाइड में हम कैलकुलेट कर चुके हैं वैल्यू, उसको आप 9 से डिवाइड कर दें तो 20.67 आ जाता है। और फोर्थ मोमेंट के लिए जब हम लास्ट कॉलम से xi माइनस x बार की पावर 4 जो है उसको हम जब सम करते हैं तो 10,700 समथिंग कोई वैल्यू आ रही थी, उसको जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 1189, ये फोर्थ मोमेंट कैलकुलेट कर लिया हमने। तो यहाँ पर हमारा ये एग्जाम्पल खत्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो मोमेंट्स हैं उसको कैलकुलेट करना इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, जस्ट आपने डेविएशंस कैलकुलेट करनी है और उनकी पावर लेनी है और उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो जितने चाहे आप मोमेंट्स इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कि किस तरह से ग्रुप, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा गिवन है तो उसका हम किस तरह से मोमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं, विच इज एग्जांपल नंबर 2। इसमें हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ऊपर हमारे पास एक टेबल है उसमें जिसमें x की वैल्यूज ऊपर दी हुई है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है नीचे है, ठीक है। सो यानी कि ये डाटा जो है 1 से लेकर 9 तक है और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 आ जाता है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 है, 3 का 13 हो गया, 4 का 25, 5 का 30, 6 का 22, 7 का 9 और 8 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 फ्रीक्वेंसी है और 9 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है। सो नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे कि जो नेसेसरी कैलकुलेशंस हैं वो किस तरह की गई। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में एक टेबल मैंने बना दिया, जैसे कि पहले हमने एग्जांपल 1 में भी एक टेबल बनाया था। अब यहाँ पे क्योंकि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्योंकि फ्रीक्वेंसीज इंवॉल्व हो जाती हैं तो टेबल भी आपने उसी तरह से बनाना है। तो पहला जो हमारे पास कॉलम है टेबल का उसमें हमने सारी की सारी एक्स वैल्यूज ली हुई हैं, विच इज 1 to 9। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ली है 1, 6, 13 एंड अप टू सो ऑन 2 तक है। अब हमने क्योंकि मीन भी कैलकुलेट करना होता है मोमेंट से पहले, तो उसके लिए हमें जो चीज चाहिए मीन के लिए वो है xi इंटू एफ आई, यानी कि हर डाटा को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होता है, तभी जाके आप उसके मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, थर्ड कॉलम में xi और fi का मतलब है उसके x को हमने उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 6 12, 3 into 13 39 एंड अप टू सो ऑन 9 into 2 is 18। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि यहाँ पे एक टोटल जो लास्ट रो है वो जरा मिसिंग है, तो आपको एक रफ कॉपी लेके ना आप खुद से यहाँ पे सम लिख लें, ताकि आप जब कैलकुलेशंस करें मोमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए तो आपके पास वो सम का जो सम की जो वैल्यूज है वो आपके पास अवेलेबल हों, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ। सो आगे हमारे पास मीन हम कैलकुलेट करेंगे xi माइनस x बार, वो मीन आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। तो हमारे पास जब डिफरेंस आ रहा है xi माइनस x बार का, वो इस तरह से कैलकुलेट हमने की हुई है, -4, -3, -2, -4, -1 अप टू 4। उसके बाद मोमेंट्स के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट मोमेंट के लिए
एक्स आई माइनस एक्स बार को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो वैल्यूज आई है ना आपके पास फोर्थ कॉलम में, इसी को आप मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम की वैल्यूज से। तो -4 इंटू 1 इज -4, -3 इंटू 6 इज -18 एंड -2 इंटू 13 इज -26 एंड अप टू सो ऑन। 4 इंटू 2 इज 8। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है, इसमें हमने एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लेके फिर उसकी फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब यह है कि जैसे कि फोर्थ कॉलम में आप देखेंगे -4 का स्क्वायर 16 आएगा, तो 16 को आपने उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 अगेन आ जाएगा, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है। इसी तरह -3 का स्क्वायर जो है वो 9 है, 9 6 54, फिर -2 का स्क्वायर 4, 4 13 52 एंड इसी तरह ये कॉलम जो है ये फिल हो जाएगा। उसके बाद एक्स आई माइनस एक्स बार का क्यूब आपने लेना है कैलकुलेटर की मदद से और उसको भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी -64, -162, -104 अप टू 128। इसी तरह कैलकुलेटर की मदद से एक्स आई माइनस एक्स बार को आपने फोर्थ पावर देनी है और उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज आते जाएंगी 256, 486 एंड अप टू सो ऑन 512। तो ये सारी नेसेसरी कैलकुलेशंस हमने यहाँ पे कर ली हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि मोमेंट्स को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने मीन को देखा है, मीन को कैलकुलेट किया। मीन में हमारे पास जो फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, और जो पीछे हमने टेबल बनाया था उसमें हमने देखा था कि एफ आई और एक्स आई को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जब सम आता है वो 515 आता है और जो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम है वो 113 है। तो उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है। नाउ द फर्स्ट 4 मोमेंट्स को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 1। अगेन यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार का जब आप पीछे टेबल हमने बनाया था उसमें हमने देखा था कि एक्स आई माइनस एक्स बार को जब हम सम करते हैं टोटल तो वो आंसर 0 आता है। तो यहाँ पर भी जो फर्स्ट मूवमेंट है वो 0 आ रहा है। इसी तरह जो सेकंड मूवमेंट है उसके लिए आपने एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर और उसको जो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया उसका सम यूज किया है विच इज 282 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास टोटल वही है 113। तो ये आंसर आ जाएगा 2.49 और थर्ड मूवमेंट आपका आ जाएगा 0.017 और फोर्थ मूवमेंट आपके पास 18.21 है। तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 मूवमेंट्स को हमने कैलकुलेट कर लिए। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी मूवमेंट्स को कैलकुलेट करना इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, जस्ट वो टेबल बनाने में थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, लेकिन जब वंस यू हैव कंप्लीटेड द टेबल देन रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन विल बिकम इजी। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।